Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों, इतिहास लेखन के ऊपर केंद्रित इस श्रृंखला में हम लोग आज जाति प्रथा और सामाजिक इतिहास से संबंधित इतिहास लेखन की बात करेंगे और इस चर्चा को जारी रखते हुए हम अगले कुछ लेक्चर्स में इसी विषय के अलग अलग पहलुओं के तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और एक तरह से कहें तो हमने सामाजिक इतिहास लेखन के क्षेत्र की जांच पड़ताल कृषक इतिहास लेखन या श्रमिक वर्गों के ऊपर के इतिहास लेखन आदि की चर्चा के साथ पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन आज जिस खास बिंदु की तरफ मैं आप सबका ध्यान चाहूँगा वह यह कि जाति प्रथा एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा रहा है और इसकी अवधारणा, इसके बदलते हुए स्वरूप इस बाबत जाति संरचना, जाति प्रथा के बारे में हमारी जो समझ है वो किस प्रकार बदलती रही, किस प्रकार स्वरूपित होती रही, यह सामाजिक इतिहास को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संदर्भों में। तो यहाँ से चर्चा शुरू करते हुए हम लोग फिर आगे सेंसस और जाति प्रथा के बदलते हुए स्वरूप के बारे में बात करेंगे या फिर 19वीं सदी के उत्तरार्ध से किस प्रकार जाति आधारित संगठन आकार लेने लगी थी और उनका सामाजिक इतिहास क्या है, इन सब मुद्दों पर या फिर आगे दलित इतिहास, सामाजिक जाति विरोधी जो सामाजिक संस्थाएं, वैचारिकी, जो नेतृत्व 20वीं सदी में आकार ले रहा था, उन सब के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। पर उन मुद्दों पर जाने से पहले यह जान लेना मुझे लगता है कि बेहद ज़रूरी है कि जाति के संबंध में जो हमारी आज की समझ है वो किस प्रकार बनी पिछले 200 सालों में और इसके संबंध में जो अकादमिक विमर्श होता रहा है उसके क्या मुख्य पड़ाव रहे हैं। तो पहली बात जो मेरे जहन में आती है वह यह कि जाति प्रथा किस प्रकार से भारतीय इतिहास, भारतीय परंपरा के साथ एकमेक होकर जुड़ गई। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि जुड़ गई तो यहाँ इस बात पर मैं बल देना चाहता हूँ कि यह जो सोच बनी उसका क्या इतिहास रहा।
क्या यह जो भारतीय परंपरा और जाति व्यवस्था की के बीच का जो समीकरण है हमेशा से ऐसा ही रहा, या इसमें कुछ इस समीकरण में, इस समझ में कोई बदलाव आया? तो यहाँ मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू की उक्ति याद आती है, जब उन्होंने कहा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत के बाहर भी जिसने भारत के बारे में कुछ भी सुना है वह कम से कम जाति प्रथा के बारे में ज़रूर सुना होता है। तो भारत के बारे में यदि कोई एक सामाजिक तथ्य जानता है तो वह जाति प्रथा। यह जो केंद्रीयता है भारतीय समाज की समझ, उसकी छवियों को लेकर, यह जो जाति की केंद्रीयता है, जाति व्यवस्था की केंद्रीयता है, उसकी तरफ यह उक्ति एक इशारा है। तो यहाँ दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, जो ब्रॉडर कोर एस्पेक्ट आप कह सकते हैं, कि जब हम जाति प्रथा की बात करते हैं, इस विमर्श की बात करते हैं, पिछले 200 सालों का जो इतिहास रहा है, वहाँ सामाजिक संगठन की दो विपरीत अवधारणाएं हमारे सामने आती हैं। एक जो परंपरागत भारतीय यह जो छवि है, जिसमें समाज की मूलभूत इकाई समूहवादी है, और यहाँ समूह को, एक कलेक्टिव को समाज के मूल में माना गया है। दूसरे तरफ इसके बरक्स जो पाश्चात्य यूरोपीय औद्योगिकरण के बाद से पनपी यूरोपीय प्रबुद्धवाद के परिणाम के रूप में पनपी अवधारणा है, जिसमें समाज की मूलभूत इकाई व्यक्ति को माना गया है, न कि किसी समूह को। तो ये समूह बनाम व्यक्तिवादी जो समाज की अवधारणा है, उसके टकराहट का भी एक की वैचारिकी के रूप में हमारे सामने आता है जाति प्रथा का इतिहास। तीसरी जो अहम भूमिका इस इतिहास लेखन या इस वैचारिकी में रही, वह यह कि या तो यह माना गया कि जाति प्रथा जड़वत रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, और यह जो उसका स्टैग्नेंट स्वरूप है, उसका जड़वत रूप है, इसी के कारण भारतीय समाज, यह एक महत्वपूर्ण कारक माना गया भारतीय समाज के, भारतीय ग्रामीण समुदाय के जड़वत होने का, अपरिवर्तनशील होने का, रूढ़िवादी होने का। तो यहाँ दरअसल कुछ वैचारिक थॉट्स में कुछ विद्वानों ने, कुछ इतिहासकारों ने इसी सैद्धांतिकी के तहत यह भी कहा कि भारतीय जाति व्यवस्था के भीतर कुछ बदलाव 2000 सालों में आए भी,
लेकिन जाति व्यवस्था का कोई बदलाव नहीं हुआ। चेंजेस इन कास्ट सिस्टम को मानने के लिए इनमें से कुछ इतिहासकार, कुछ विचारक सहमत रहे, लेकिन इनका यह मानना रहा कि जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये 3-4 कुछ प्रभावशाली स्थापनाओं का मैं शुरू में हवाला दे रहा था, जिससे कि आगे हमें इस विमर्श को समझने में सहूलियत हो। और ये जो 3 मैंने प्रस्तावना दिए, इनके बीच की कई संश्लिष्टताएं रहीं, जिनमें से कुछ पर हम चर्चा करेंगे। हर एक संश्लिष्टताओं, हर एक परत दर परत जाना यहाँ संभव नहीं होगा इस एक लेक्चर में, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनके अधिक से अधिक पहलुओं को कम से कम उसकी तरफ इशारा करें। जैसा कि अन्य लेक्चर्स में भी हमने शुरुआत 19वीं सदी से या 18वीं सदी के अंत से की, तो आज का भी हमारा प्रस्थान बिंदु 19वीं सदी की शुरुआती दशक से ही होगा और जेम्स मिल के इतिहास से हम बात शुरू करेंगे, जिसके बारे में हम शुरुआती लेक्चर्स में कुछ विस्तार से हम बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह यह कि जेम्स मिल ने जब भारत के इस अपरिवर्तनशील या पिछड़ेपन के कारणों को रेखांकित करना शुरू किया, तो इसे एक सभ्यता जनित, जो सिविलाइजेशनल प्लेन पर, उस धरातल पर उन्होंने इसको स्थापित किया और फिर वहाँ इसके केंद्र में जाति प्रथा की रूढ़िवादिता को रखा और इस को थियराइज करते हुए, आप कह सकते हैं, इसको एक सैद्धांतिक आधार देते हुए उन्होंने कहा कि जाति प्रथा भारतीय समाज को समझने का एक सूत्र देता है, केंद्रीय सूत्र देता है। इसके जरिए आप भारतीय समाज की बारीकियों को समझ सकते हैं और इसे उन्होंने कहा, परिभाषित करते हुए कि यह हिंदू कानूनों के रचयिता द्वारा किया गया एक प्रकार का वर्गीकरण था, जो श्रम और रोजगार का आदिम और सरल रूप है। तो ये जो आदिम और सरल रूप, इस दो कारणों से भी इनके इस फ्रेम में, इस नज़रिए में जाति प्रथा बहुत अहम स्थान, केंद्रीय भूमिका के साथ हमारे सामने आता है। और यह जो सभ्यता जनित जो धरातल है और उसमें जो जाति की केंद्रीय भूमिका है, यह कमोबेश इस तरह से पूरे 19वीं सदी में हम
पाते हैं, चाहे वह हेगेल या मार्क्स के विचारों में हो या बाद में वेबर के विचारों में हो, हर कहीं ये जो जाति आधारित श्रम का वर्गीकरण और चाहे इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर बात की गई या हेगेल के तरफ जाएं तो इसके आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात की गई, उसको उभारा गया, लेकिन यह कमोबेश यह मूल में रहा। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है, मैं एक बार फिर से रेखांकित करना चाहूँगा कि 19वीं सदी में हर ब्रिटिश विचारक, अफसर, विद्वान जाति प्रथा के बारे में एक ही समझ रखता हो। उनके बीच इसके डिटेल्स को लेकर, जाति प्रथा को देखने के नज़रिए को लेकर मतभेद भी सामने आते हैं। हालांकि उस तरफ विस्तार से चर्चा यहाँ मैं समय को ध्यान में रखते हुए नहीं करना चाहता, लेकिन एक इतिहास के छात्र के लिए यह ज़रूरी है कि इन डिफरेंसेस को हम कम से कम एक्नॉलेज करें, रजिस्टर करें। हमारे लिए अगला महत्वपूर्ण पड़ाव इस इतिहास लेखन में 19वीं सदी के अंत की तरफ आता है। खासकर यहाँ मैं हावर्ट रिस्ले की बात करना चाहूँगा, जो 1901 के सेंसस कमिश्नर थे और इन्होंने महत्वपूर्ण इथनोग्राफिक प्रोजेक्ट्स का संचालन किया। इन सेंसस, इथनोग्राफिक सर्वेज ये बहुत बड़े पैमाने पर किया गया और यहाँ जाति और रेस, कास्ट एंड रेस, इसके बीच के ताल्लुकात को नई परिभाषा के साथ हमारे सामने रखा गया। लेकिन इन विवेचनात्मक नतीजों के साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके कारण रिस्ले के ये जो इंटरवेंशंस बार बार हमारे चर्चा में आएंगे, वह यह कि अब अनेक जातियों का और क्षेत्रीय विविधताओं को एक स्तर पर स्वीकार भी किया गया, लेकिन उन्हें नए खांचों के साथ उनको एक तरह से कहें कि रिड्यूस भी किया गया। और सेंसस या इन इथनोग्राफिक सर्वेस से जाति के संबंध में एक नए तरह का ज्ञान का उत्पादन हुआ। जानकारियों को, कास्ट कैटेगरीज को रीपैकेज किया गया, आप कह सकते हैं, और वे एक रिन्यूड फॉर्म में पेडागोजी का हिस्सा बना और उन्हें
बहुत असरदार तरीके से टेक्स्ट बुक, न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स, गजेटियर्स आदि में तरजीह दी गई और इसके बहुत दीर्घकालिक परिणाम हुए। खासकर 20वीं सदी में जिस तरह से जाति के इर्द गिर्द पहचान की राजनीति बनी, उसके लिए तो यह जो इंटरवेंशन था अंग्रेज सरकार का, वह एक तरह से कहें तो मील का पत्थर के रूप में हमारे सामने आता है, जिसकी चर्चा के बगैर किसी भी प्रकार के सामाजिक पहचान की इतिहास की कल्पना हम आज नहीं कर सकते हैं। और इन सब का मिला जुला जो रूप इसे बाद के इतिहासकार ने यहाँ सामाजिक क्षेत्र में सामाजिकता के प्रति जो हमारी समझ बनी, वहाँ सरकार के हस्तक्षेप के रूप में व्याख्यायित किया है। और इसलिए भी जो कॉलोनियल स्टेट, औपनिवेशिक राज्य को इथनोग्राफिक स्टेट के रूप में उस संज्ञा से भी इतिहासकारों ने संवारा है। जब रिस्ले या उससे पहले भी जाति और रेस के बीच के समीकरण की बात की जा रही है, तो वहाँ और फिर ये बाद में भी चर्चा का मुद्दा बना रहा, जहाँ कबीलाई आधारित समाज व्यवस्था से कृषि आधारित समाज व्यवस्था के बीच के संक्रमण की बात की गई, या फिर बाद के एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल डिस्कोर्स और हिस्ट्री में भी ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम की बात इतिहासकारों ने की है। तो कहीं न कहीं खासकर जब रिस्ले और उनके आसपास उनके समय के जो विद्वान अफसर इस समीकरण की बात कर रहे थे, तो उनके जेहन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सोशल डार्विनिज्म, डार्विन के विकासवाद का एक ऑफशूट आप कह सकते हैं, जो यूरोप में विकसित हुआ, जहाँ जिस प्रकार डार्विन ने प्रजातियों के बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात की, उसी को आधार बनाते हुए विद्वानों ने इसी तर्क से सामाजिक विकासवाद की बात, सोशल इवोल्यूशन की बात वे कर रहे थे। तो इसे सोशल डार्विनिज्म के तौर पर हम देखते हैं। तो वह जो सोशल डार्विनिज्म था, जिसमें एक खास समाज, कबीलाई समाज प्रिमिटिव माना गया और उसके बाद जाति आधारित, वर्ण आधारित समाज उससे कम प्रिमिटिव माना गया, और इसी की एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी एक्सटेंशन आप कह सकते हैं कि जब यूरोपीय समाज, जो व्यक्तिवादी समाज रहा, समाज हुआ आधुनिकता के साथ, जहाँ व्यक्ति को इकाई माना गया, जहाँ इस तरह के जन्म आधारित पदानुक्रम वाले रूढ़िगत संरचना की बात नहीं हो, उसे अल्टीमेट डेवलप्ड सोसाइटी के रूप में देखा गया। तो ये जो प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर जो मॉडर्न
सोशल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के बीच की जो विकास की कड़ी है, वह समीकरण और यहाँ जो यूरोपीय दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर के विचार भी महत्वपूर्ण हैं। तो यह जो एक सामाजिक विकास का मॉडल था, वह कहीं न कहीं इस कास्ट और रेस के बीच के समीकरण को स्वरूपित कर रहा था। यह भी हमें ज़हन में रखना होगा। तो इस 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरुआती रुझानों के बाद हम 20वीं सदी में 4-5 महत्वपूर्ण पड़ावों की बात करेंगे। और यहाँ एक और भी बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से हम इतिहास लेखन की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ इतिहास अन्य दूसरे विषयों के साथ मुक्त संवाद स्थापित कर रहा है, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, उस नज़रिए की बहुत अहमियत है। तो जब हम सामाजिक इतिहास की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सोशियोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन, ये हमारे लिए बहुत अहम भूमिका मायने रखते हैं। और रिस्ले के बाद जब हम 20वीं सदी में पहला जो हमारा महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे सामने आता है, वह समाजशास्त्री जीएस घुरिये के काम से आता है। उन्नीस 1932 में इन्होंने कास्ट एंड रेस इन इंडिया इनकी प्रकाशित हुई और इसमें इन्होंने पुरजोर तरीके से सीधे सीधे रिस्ले की स्थापनाओं के साथ उस संवाद किया, उसकी आलोचना की और उसका खंडन किया। और यह आलोचना उन्होंने रिस्ले के इथनोग्राफिक प्रोजेक्ट, उस पद्धति के साथ शुरू किया, उसे खारिज किया। उतना ही नहीं, इन्होंने इन इंटरवेंशंस, चाहे वो सेंसस के जरिए जो ये अलग तरह की समझ हमारे सामने आई, उसकी आलोचना की। ख़ास तौर से इन्होंने कहा कि महज पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंसेस के क्षेत्र में ही हम कास्ट और रेस के बीच का वह एक रेखीय समीकरण पाते हैं, जिसकी रिस्ले पूरे भारतीय संदर्भों में जिसे जनरलाइज कर रहे थे। और वहाँ भी हमें इस समीकरण को पूर्ण रूप से स्वीकारने में बहुत परेशानी होगी। दूसरी बात, इन्होंने जो जिस तरह से इथनोग्राफिक प्रोजेक्ट में आंकड़े इकट्ठे किए गए और उनको सरलीकृत खांचों में डालकर पेश किया गया, उस विविधता को जिस तरह से रिड्यूस किया गया, उसकी आलोचना की।
और यहाँ जब रिस्ले इस तरह की कैटेगरीज को कम कर रहे थे और नए कैटेगरीज बना रहे थे, तो इन्होंने, घुरिये ने हमारा ध्यान दिलाया कि किस तरह से यह खासकर महाराष्ट्र और मद्रास प्रोविंसेस के संदर्भ में यह जाति के संबंधित आइडेंटिटी के सवाल को बेहद मानीखेज तरीके से प्रभावित कर सकता है, जिसकी बात हमने कुछ पहले भी की। साथ ही इन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद से जो जाति सभाएं पनपने लगी थी, जिस पर जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, सेंसस के ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, तो जो बाद में इतिहासकारों ने इन मुद्दों को अपने शोध का विषय बनाया, उसकी जड़ें घुरिये के द्वारा रिस्ले के ऊपर की गई आलोचनाओं में जाता है। रिस्ले ने, क्षमा करें, घुरिये ने रिस्ले के विपरीत एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से, ऐतिहासिक नज़रिए से जाति व्यवस्था का मूल्यांकन किया और इन्होंने, ये संस्कृत के विद्वान थे, तो इन्होंने संस्कृत के संहिताओं में, टेक्स्ट में किस प्रकार से जाति वर्ण व्यवस्था समाज को स्वरूपित कर रहा है, उसे अपने पद्धति का आधार बनाया और कुछ अध्यायों में वे 1920 की परिस्थिति के बारे में भी, जब वो सेंसस या कास्ट एसोसिएशंस की बात करते हैं, वहाँ उन्होंने अपने समय के ऑब्जर्वेशंस को आधार बनाया। तो इस प्रकार एक हिस्टोरिकल मॉडल आप कह सकते हैं कास्ट का पहली बार बहुत डिटेल के साथ हमारे सामने अनेक साक्ष्यों के साथ आता है, जो सीधे सीधे संस्कृत ग्रंथों से ली गई विवेचनाओं पर आधारित। और जैसा मैंने कहा कि बाद के सामाजिक इतिहास या समाजशास्त्र में जब उनकी कई मान्यताएं उनके ही विद्यार्थियों द्वारा या बाद के पीढ़ी के समाजशास्त्रियों द्वारा खंडित की गई, नए मेथड्स अपनाए गए, नई मान्यताएं पेश की गई, इस सब के बावजूद भी घुरिये के शोध का महत्व, उनकी पद्धति का महत्व बना रहा और जो टेक्स्ट बुक या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जिसे कह सकते हैं, यह सही बात है कि आगे आने वाले दशकों में घुरिये के मेथड और उनकी स्थापना दोनों ही विवादित हुए। उनके विद्यार्थियों ने भी और आगे आने वाली पीढ़ियों में समाजशास्त्रियों ने भी घुरिये के विचारों का खंडन किया, उनके सिद्धांतों का खंडन किया। लेकिन इसके बाद भी यह स्वीकार करने में कतई परहेज नहीं होनी चाहिए किसी को कि घुरिये की मान्यताएं और उनकी पद्धतियां
उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, उनकी आलोचना रिस्ले और सेंसस या एथनोग्राफिक प्रोजेक्ट्स को लेकर, यह सभी इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों के लिए अनेक इनसाइट्स और प्रोवोकेशंस का कारण बना और इस तरह के पद्धतियों को भी दोहराया जाता रहा बाद के दशकों में भी। तो इसलिए घुरिये एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु हमारे लिए हो जाते हैं जाति के इतिहास की समझ की दृष्टि से। जो अगला महत्वपूर्ण इंटरवेंशन हम पाते हैं वे एम.एन. श्रीनिवास के कामों से। एम.एन. श्रीनिवास घुरिये के छात्र रहे थे और फिर इन्होंने यूरोप में डिग्री हासिल की। उसके बाद 1950 के दशक में शुरू में ये भारत वापस लौटे और इन्होंने घुरिये के ठीक विपरीत, घुरिये इतिहास को महत्व देते थे, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। घुरिये बुक व्यू के जरिए, स्क्रिप्चर्स के जरिए, संस्कृत टेक्स्ट के जरिए कास्ट की बात कर रहे थे। एम.एन. श्रीनिवास फील्ड वर्क के जरिए सामाजिक संश्लिष्टता को समझने का प्रयास कर रहे हैं 1950 के दशक में। यहाँ इनके नज़रिए में, इनके मेथड में ऐतिहासिकता का कोई स्थान हम नहीं पाते हैं और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएं दी जो आगे आने वाले 50 सालों में या आज भी बेहद प्रभावशाली हुई। इतिहास लेखन और समाज को देखने का के कई महत्वपूर्ण सूत्र इन्होंने दिए, जिनमें संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पाश्चात्यकरण या डोमिनेंट कास्ट्स, इन चंद एनालिटिकल कैटेगरीज का मैं यहाँ खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। और इन्होंने कहा कि जैसे संस्कृतिकरण, हर पर बहुत विस्तार से चर्चा संभव नहीं है, लेकिन संस्कृतिकरण की बात करें तो यह इन्होंने प्रतिपादित किया कि किस तरह से प्रॉस्पेरिटी के साथ, सोशियो इकोनॉमिक, खासकर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ जो निचले पायदान पर जातियां हुआ करती हैं, वे अपने से उच्च जाति के संकेत, उनके रिचुअल्स, उनकी भाषा, उनका आचरण अपनाने का कोशिश करती हैं और इस तरह से इस जाति व्यवस्था के भीतर हम गतिविधियां पाते हैं। यह कोई रूढ़िगत संरचना नहीं हमारे सामने आती है। जब यह सोशल मोबिलिटीज़ जिसकी बात मैं कह रहा हूँ, जब एक निचली जाति, निचले पदाक्रम की जाति अपने से उच्च जाति के सिंबल्स, रिचुअल्स, बिहेवियर्स, लैंग्वेज वो एडॉप्ट करने लगता है, तो भीतर की संरचना वो ठहरी हुई नहीं बल्कि एक डायनामिक स्वरूप के साथ हमारे सामने आती है। इसी तरह जो स्थानिक विशिष्टताएं और विविधताओं
को अपने इस जाति की समझ में उनके योगदान की चर्चा करने के लिए, उसको समझने के लिए कि किस प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर जाति प्रथा एक समान नहीं होता है, इसमें स्थानिक विविधताएं होती हैं और इन स्थानिक विविधताओं को समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए इन्होंने डोमिनेंट कास्ट की संकल्पना दी। अर्थात यह जरूरी नहीं है कि यदि एक जाति एक गांव में, उसी क्षेत्र के, उसी अंचल के किसी एक गांव में अधिक प्रभुत्व वाले स्थान पर है, उसका अधिक दबदबा है, तो वह पड़ोस के भी गांव में उसी जाति का दबदबा होगा। पड़ोस के गांव में संभव है कि किसी दूसरे जाति का दबदबा होगा। और इस जो रीजनल वेरिएशन या ये जो लोकल डोमिनेंस होता है कास्ट का, उसको समझने के लिए इन्होंने डोमिनेंट कास्ट की संकल्पना दी। और ये संकल्पना बहुत गहरा प्रभाव सामाजिक इतिहास लेखन पर छोड़ी, इसलिए भी इनका जिक्र यहाँ जरूरी है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि 1970 के दशक में, 1960 के अंत की ओर और 1970 के शुरुआत में ही हम एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप फ्रांसीसी विद्वान लुई दूमो के द्वारा पाते हैं। इनकी पुस्तक होमो हायरार्किकस कास्ट सिस्टम को समझने में एक केंद्रीय महत्व की पुस्तक बन जाती है। और इन्होंने, जैसा कि टाइटल से भी पता चलता है, इन्होंने शोषणात्मक पहलू के बजाय पदानुक्रम हायरार्की को पर अधिक बल दिया। इनकी पद्धति में नयापन था। जिस तरह से ये सवाल उठा रहे थे वह सैद्धांतिक और संकल्पनात्मक स्तरों पर बेहद दमदार था। और जैसे मैंने कहा कि ये पदानुक्रम पर अधिक बल दे रहे थे, केंद्रीय महत्व है इनके लिए, तो इन्होंने, यदि इनको कोट करते हुए कहें तो इन्होंने लिखा कि द कास्ट टीचर्स ए फंडामेंटल सोशल प्रिंसिपल दैट इज हायरार्की। और इस नज़रिए को ही समझने के लिए, इसकी वैश्विक अभिव्यक्ति को समझने के लिए ये भारत में जाति प्रथा का अध्ययन कर रहे हैं। मैं फिर से यदि कोट करूं तो इन्होंने लिखा कि द कास्ट सिस्टम इज एबव ऑल ए सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज। मूल रूप से जाति को एक वैचारिक और नैतिक सिस्टम माना, ए फॉर्मल, औपचारिक, कॉम्प्रिहेंसिबल, समेकित, रैशनल सिस्टम, a system in the intellectual sense of the term. Our first task is to grasp this intellectual system, this ideology. तो इसके वैचारिक आधार की तलाश इनके लिए सबसे अहम रहा। इनके पूरे प्रस्तावना के बीच में इन्होंने उसके केंद्र में प्योरिटी और इम्प्योरिटी का द्वंद्व रखा।
प्योरिटी और पॉल्यूशन का द्वंद्व। लेकिन साथ ही उसको उसकी संश्लिष्टता को सामने रखने के लिए इन्होंने यह भी दिखाया कि प्योरिटी एंड पॉल्यूशन कोई विरोधाभासी वृत्त नहीं रहे भारत के संदर्भ में। ये बाइनरी ऑपोजिट के रूप में हमारे सामने नहीं आते हैं, बल्कि लुई दूमो के फ्रेम में यह एक स्पेक्ट्रम के रूप में आते हैं, जिनके बीच अलग अलग जातियां इस स्पेक्ट्रम में इस पदानुक्रम में उनमें प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी के डिग्री का अंतर हो सकता है, और उस स्पेक्ट्रम में अलग अलग वर्ण, अलग अलग जातियों को स्थापित किया जा सकता है इस वैचारिक फ्रेम में। और इन स्थापनाओं के साथ इन्होंने लेकिन यह भी माना कि जो मैं उन्हें यदि कोट करूं तो वे लिखते हैं कि वन थिंग इज सर्टेन, द सोसाइटी एज एन ओवरऑल फ्रेमवर्क हैज़ नॉट चेंज्ड। आगे वे लिखते हैं कि देयर हैज़ बीन चेंज इन द सोसाइटी एंड नॉट ऑफ सोसाइटी। अर्थात वही जो जिस बात की मैं पहले भी जिस तरफ इशारा कर रहा था कि जाति आधारित समाज के भीतर परिवर्तन हुए, लेकिन यह समाज नहीं बदला। इन प्रस्तावनाओं के साथ ही वे फिर यह भी बताते हैं कि हाल के समय में एक गहरा बदलाव जरूर दिखता है, और वह यह कि जहां ऐतिहासिक रूप से जातियां, वर्ण एक दूसरे के ऊपर पारंपरिक तरीके से निर्भर हुआ करते थे, इंटरडिपेंडेंस, उसका स्थान अब एक ऐसी व्यवस्था ने ले लिया है जहां इकाइयां एक दूसरे में प्रवेश न कर सके, जहां इकाइयां एक दूसरे से असंपृक्त हो गई हैं। जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया वह इम्पेनेट्रेबल ब्लॉक्स। तो अलग अलग जातियों के बीच की रूढ़िगत जो संरचना है वह और अधिक सुदृढ़ होती गई। उनके बीच का जो अंतर संबंध था, वह अंतर खासकर एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, वह खत्म हो गया। अब ये जो इम्पेनेट्रेबल ब्लॉक्स हैं वे इसेंशियली आइडेंटिकल एंड इन कंपटीशन, प्रतिस्पर्धात्मक हो गई एक दूसरे के साथ। और डूमो ने इसके लिए द सब्सटेंशियलाइजेशन ऑफ कास्ट कहा है। इस संकल्पना का भी 20वीं सदी के सामाजिक इतिहास में खासकर पहचान की राजनीति के साथ जो जाति का मुद्दा जुड़ा है, उसको समझने में इतिहासकारों के लिए यह बहुत मानीखेज रहा। यहाँ जिस प्रकार मैंने कहा कि नई संकल्पनाएं आ रही हैं, चाहे वे डूमो की संकल्पनाएं, स्थापनाएं या फिर एम.एन. श्रीनिवास की स्थापनाएं हो, उसी तरह से हमें इस जाति प्रथा के आधारभूत कारकों और इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी हमारी समझ बनती जा रही है। और इसमें एक प्रथा खासकर जो महत्वपूर्ण
और काफ़ी चर्चा में रही, जिस पर बहुत कुछ लिखा गया समाजशास्त्र में भी और इतिहास में भी, सामाजिक इतिहास में भी, वह जजमानी प्रथा है, जिसके ऊपर मैं संक्षेप में ही यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, जो अहम है। और यहाँ यह जजमानी प्रथा दरअसल श्रम के वर्गीकरण को समझने के लिए यह एक प्रिज्म की तरह से, एक एनालिटिकल कैटेगरी आप कह सकते हैं, एक सोशल कैटेगरी, इसके लिए इसका उपयोग आर्थिक इतिहासकारों ने भी बहुत किया है। लेकिन और यह बहुत जल्दी इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने यह मानना स्वीकार कर दिया कि यह जो सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था है, उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जजमानी व्यवस्था। लेकिन जैसा कि पीटर मेयर बताते हैं कि यह बेहद आश्चर्य करने वाला भी हो सकता है तथ्य कि इसका पहला उल्लेख अमेरिकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाइजर के ही कामों में, बिहाइंड द मड वॉल्स, या फिर उन्होंने पहली बार 1936 में द हिंदू जजमानी सिस्टम लिखा, वहीं हम पहली बार जजमानी शब्द का उल्लेख देखते हैं। और पीटर मेयर बताते हैं कि यह चकित कर देने वाला हो सकता है कि चाहे वे फ्रांसिस बुकानन हों या यूरोपीय यात्री बर्नियर टेवर्नियर हों या फिर 19वीं सदी से आ रहे अनेक ऐसे रिपोर्टाज हों, कहीं हम जजमानी व्यवस्था का उल्लेख, इस पद का उल्लेख नहीं देखते हैं। तो इस तरह से कई ऐसी संकल्पनाएं हैं जो 20वीं सदी में ही इन्हीं इतिहास लेखन के जरिए, इसी विमर्श के जरिए हमारे सामने कुछ इस तरह से आती हैं मानो वे एक नेचुरल सोशल कैटेगरी, एक हिस्टोरिकल सोशल कैटेगरी हों। फिर इनमें हम विविधताएं भी पाते हैं। मद्रास में बलूतादारी हो या फिर पंजाब में मिरासीदारी हो, तो क्यों 19वीं सदी के कैटलॉग्स में, जैसे ग्रियर्सन के बिहार पीजेंट लाइफ में, हम कहीं जहां अन्य बहुत सारे आर्थिक पदों का जिक्र मिलता है, ग्लॉसरीज में, कहीं हम क्यों नहीं जजमानी शब्द का प्रयोग पाते हैं। और इससे जो मैं बता रहा था कि 20वीं सदी में कई पद एक सामाजिक संस्था के रूप में हमारे सामने आ जाता है, जो जाति व्यवस्था को ऐतिहासिकता देने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह हमें इस औपनिवेशिक कालखंड की विशिष्टताओं की तरफ भी ले जाता है। और यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण इतिहासकार निकोलस डिर्क के कामों का जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत प्रभावशाली तरीके से दिखाया कि किस प्रकार जाति व्यवस्था की जो समझ है, और जाति व्यवस्था की न मात्र समझ बल्कि जाति व्यवस्था का जो वर्तमान स्वरूप है, वह औपनिवेशिक राज्य के और भारतीय समाज के बीच की अंतर्क्रियाओं से उपजा हुआ
उपजी हुई संकल्पना है। यह इस तरह से एक आधुनिक परिघटना बन जाती। लेकिन क्या इसका मतलब निकोलस डिर्क का यह जो प्रोपोजिशन है यह किसी को बेहद प्रोवोकेटिव लग सकता है, बहुत विवादित हुआ। क्या इसका मतलब कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले कोई जाति व्यवस्था नहीं थी? क्या निकोलस डिर्क यह कहना चाहते हैं? कतई नहीं। और इस संश्लिष्टता को समझने के लिए मैं यहाँ उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहूँगा, क्योंकि यह बेहद ज़रूरी है कि हम यह जानें कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। वे कह रहे हैं कि I do not mean to imply that it was simply invented by the too clever British, now credited with so many imperial patents that what began as colonial critique has turned into another form of imperial adulation. But I am suggesting that it was under the British that caste became a single term capable of expressing, organizing and above all systematizing India's diverse forms of social identity, community and organization. This was achieved through an identifiable, if contested, ideological canon as the result of a concrete encounter with colonial modernity during the 200 years of British domination. In short, colonialism made caste what it is today. It produced the conditions that made possible the opening lines of this book by making caste the central symbol of Indian society. तो इन्होंने और निकोलस डिर्क के काम का जिक्र हम आगे आने वाले लेक्चर में भी करते रहेंगे, बट यदि मोटा मोटी तौर पर कहें कुछ बिंदुओं में, तो ये औपनिवेशिक संरचना के सांस्कृतिक पक्ष की तरफ हमारा ध्यान खींच रहे हैं, जहाँ ज्ञान के नए रूपों और सामाजिकता के नए खांचे, जो विविधता थी वर्ण व्यवस्था में, सामाजिक जटिलताएं थीं, उन्हें किस तरह से एकीकृत किया गया उसकी तरफ ध्यान खींच रहे हैं। और यही समय था जब ब्रिटिश शासन ने भारतीय परंपरा को आइडेंटिफाई किया और उसकी व्याख्या, उसकी समझ बनाने में हमारे लिए अहम भूमिका अदा की। ये बताते हैं कि किस प्रकार औपनिवेशिक राज्य अपने जस्टिफिकेशन के लिए, अपने एक्सप्लॉयटेशन के लिए, अपने भारत में अपने राज्य को जस्टिफाई करने के लिए जो पहले से चली आ रही राजनीति और धर्म के बीच का समीकरण था, राजा और ब्राह्मण के बीच का समीकरण था, उसके स्थान पर औपनिवेशिक राज्य और उसके विपरीत जाति व्यवस्था को खड़ा किया, जहां एक तरफ औपनिवेशिक राज्य आधुनिकता का पक्षधर, आधुनिक मूल्यों का हिमायती, और दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था, भारत के पिछड़ेपन समाज की रूढ़िवादी का प्रतीक। तो ये जो दो धारा, दो ध्रुव, यह औपनिवेशिक राज्य की और उस हस्तक्षेप की देन निकोलस डिर्क मांगते हैं। और इसमें वे बर्नार्ड कोहेन के इनसाइट्स का, उनके आर्गुमेंट्स का सहारा लेते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश राज्य ने पुरानी चली आ रही व्यवस्था के अवयवों का एक साथ गलत आंकलन
मिस रिप्रेजेंटेशन और सरलीकरण दोनों किया। तो यहाँ मैं समाप्त करूँगा, हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अहम बिंदु है, प्रस्थान बिंदु, कि जाति के जो राजनीतिक डोमिनेशन का एस्पेक्ट है उसकी तरफ निकोलस डिर्क हमारा ध्यान खींच रहे हैं, और यह पहचान की राजनीति के साथ और उसकी सामाजिक इतिहास को समझने में हमारे लिए बेहद सहायक होगा। शुक्रिया।